सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा लेसन चला हुआ है इतिहास पोर्शन का, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इससे पहले के पीरियड में हमने पढ़ा था कि यूरोप में यानी रूस इत्यादि देशों में अब क्या हो गया था कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। वहाँ फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश, जापानी टुकड़ियों का समर्थन मिल रहा था और शक्तियाँ रूस में समाजवाद के फूलते फूलते को नहीं देखना चाहती थी। यानी गृह युद्ध के बारे में हमने इसे पिछले पीरियड में पढ़ा था। आज हम देखेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, यानी एक प्लान के तहत परियोजना स्थापित की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। हमारे देश में भी आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। पहली 2 योजनाएं 1927 से 1932, 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें शिथिल कर दी। केंद्रीकृत नियोजन के आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेल निर्माण कार्यों में दबाव में कार्यस्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा किया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे पहले ही साल में 505 बार काम रुका, 550 बार रियासतें क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। फैक्ट्री कामगारों और किसानों के विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। तो प्यारे बच्चों, कहने का भाव ये था किस प्रकार के चेंजिंग आने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर कुछ एक पिक्चरों में दिखाया गया है। कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है, चिमनियों से निकलता धुआं सोवियत रूस की सांस है, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा। 3 के दशक में सोवियत रूस में एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। 30 के दशक में कारखाने का भोजन कक्ष है ये, यानी इस प्रकार के यहाँ पर सुविधाएं दी गई। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों, बालवाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श एक जैसे नहीं, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। नेक्स्ट है, स्टालिनवाद और सामूहिकरण पर जोर दिया गया। ये क्या था? नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था, क्योंकि औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी गई थी। उसे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा, कुलंकों के ठिकानों पर छापे मारे
रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। प्रश्न आता है कुलक किसे कहा जाता था? रूस में संपन्न किसानों को, यानी एक किस्म से जमींदार जैसी जीवन बसर करने वाले। जब इसके बाद अनाज की कमी नहीं बनी तो खेतों के सामूहिकरण का पर फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलंकों का सफाया कराना, किसानों की ज़मीन छीनना और अन्य राज्य वितरित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना। इसी के आधार पर इसके बाद स्टालिन सामूहिकरण का शुरू किया गया। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोलखोज के नाम काम करने के आदेश जारी कर दिए। ज़्यादातर ज़मीन पर साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों में काम करते थे और कोलखोज मुनाफे में सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले में से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न समाजवाद के विरोधी। इस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी व्यवस्था के जारी रखने के लिए, लेकिन ऐसे किसानों की कोई खास मदद नहीं करती थी। पार्टी सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन नाटकीय वृद्धि हुई, बल्कि 1930 से 1933 में खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा और 40 लाख लोग मारे गए। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन से पैदा हो रहे भ्रम सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगी आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया गया। देश भर में बहुत सारे लोगों को इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख ज़्यादा लोगों को जो जेलों में श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों की यातनाएं दे देकर उन्हें ऐसाए से बयान लिखवा लिए जाते, उनको समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया जाता। इसी आधार पर उन्हें मार दिया जाता और ये कई बार प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारे पास 2 पॉइंट बनते हैं। स्टालिनवाद क्या था, यानी स्टालिनवाद ने लेनिन के बाद रूस में सोवियत संघ में क्या चेंजिंग किए, क्या बदलाव किए, और दूसरा प्रश्न बनता समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ, औद्योगिकरण को बढ़ावा रूस में कैसे मिला। इन पर आप सुंदर तरीके से नोट्स लिखेंगे। नेक्स्ट हम अगले पीरियड में करेंगे। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और ये लेसन है जो अगले पीरियड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।